चलिए भाई, तो कल हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था सेल ऑफ गुड एक्ट में, वो था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस में सबसे पहले हमने रूल पढ़े डिलीवरी के। और डिलीवरी कितने टाइप से होती है? 3 टाइप से। एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। एक एक वर्ड में बोलेंगे तो एक्चुअल में हाथों हाथ सारी चीजें ट्रांसफर हो गई हैं, सिंबॉलिक में हमने कोई सिंबल दिया है, और कंस्ट्रक्टिव में थर्ड पार्टी को दिया है ताकि वो पहुंचा दे। ठीक है, अब आते हैं रूल ऑफ डिलीवरी। यानी कि ये जो डिलीवरी तीनों तरीके से हो रही है, इसके कुछ रूल्स हैं। और ये रूल्स उसी तरह से हैं कि एक इंडिया में एक वैलिड चीज बनाने के लिए जो रूल्स की जरूरत होती है, वैसे ही इंडिया में एक वैलिड डिलीवरी क्रिएट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स को मानना पड़ेगा। और वो रूल्स डिलीवरी क्या क्या हैं, एक एक करके सीधा सीधा चलते चलते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमको ये रूल ऑफ डिलीवरी पढ़ने हैं आगे तक भी, तो इसलिए आप पहले बार देखते चलिएगा। सबसे पहला रूल, छोटा सा रूल आ रहा है, ड्यूटी ऑफ डिलीवरी। बिना पढ़े देखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात नहीं हुई है पहले से, तो हमेशा डिलीवरी की ड्यूटी सेलर की रहेगी। पहला रूल एक ही लाइन में। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो ऑलवेज इट इज द सेलर्स ड्यूटी कि वो जाकर डिलीवरी दे के आए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि बायर अपना ट्रक भेजेगा या बायर का बंदा आएगा, तो फिर वही चलेगा, वरना तो हमेशा सेलर की ड्यूटी होगी। तो बड़ा सिंपल से पॉइंट में एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, और बायर की ड्यूटी एक्सेप्ट करना, ठीक है, और पेमेंट करना उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ज्यादातर जिम्मेदारी सेलर के ऊपर आएगी। सेकंड रूल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, या तो लिखा हो और नहीं लिखा है, तो पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट, मतलब साथ साथ चलेंगे। इधर मैं डिलीवरी देने आऊंगा, इधर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक सीओडी। फ्लिपकार्ट से सामान आया और आपका बंदा आपके घर के बाहर खड़ा है, उन्होंने कहा जी प्रोडक्ट लो, पैसे दो, तो यही चलेगा तब तक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके लिख लिया हो, नहीं जी मैं तो पेमेंट 7 दिन बाद करूंगा, आप गुड्स आज डिलीवर कर जाओ, तो ये चलेगा अगर आपने लिखा है तो। नहीं लिखा है तो डिलीवरी के साथ ही पेमेंट आएगा। ठीक है, तो लाइन देखिए, अनलेस एग्रीड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, यानी कि साथ साथ चलने वाली कंडीशंस होंगी। ठीक है, तीसरा तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, कितने टाइप की डिलीवरी होगी इंडिया में? 3। ठीक है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, चलिए 3 रूल हमारे पास हो जाते हैं। अब हमारे पास जो नया रूल आता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है इस वाले रूल के अंदर, और यहाँ से काफी टिपिकल चीजें निकल के आती हैं। इसलिए इसको थोड़ा समझने के लिए हमको कुछ पहले बेसिक चीजें समझनी है, फिर इसके अंदर जाएंगे। ये कह रहा है पार्ट डिलीवरी, वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है पार्ट डिलीवरी। इसका मतलब जितने की डिलीवरी आपको देनी थी, उसकी जगह आपने कुछ कम या पार्ट में डिलीवरी दी है। ठीक है, इट मीन्स एग्जांपल लूं, 100 यूनिट आपको भिजवानी थी, लेकिन आपने 100 में से 50 यूनिट भिजवाई हैं, तो यानी कि 50 पार्ट आ गया है, पार्ट बाकी है। लेकिन इस पार्ट के लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो लैंग्वेज क्या है, पहले वो लैंग्वेज वाइज मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब भी पार्ट डिलीवरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी पार्ट डिलीवरी आएगी तो पार्ट डिलीवरी 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, पार्ट डिलीवरी के 2 पार्ट है। ठीक है, और पहला पार्ट एज अ पार्ट, और दूसरा पार्ट एज अ होल। आपको इसी तरह से याद रखने इनको, ये रूल्स है, मतलब समझने के लिए आपका दिमाग अगर बिल्कुल क्लियर करना है तो आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। पार्ट डिलीवरी जब भी आएगी तो आपको चेक करना है क्वेश्चन में कि ये पार्ट एज अ पार्ट है या पार्ट एज अ होल है, उसी से सारा कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्ट एज अ पार्ट क्या होता है, पार्ट एज अ होल क्या होता है। ये लॉ के 2 टर्म कैसे हम यूज करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, पार्ट एज अ पार्ट किसे कहते हैं? ऐसा तब होगा जब ए और बी के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि ए ने कहा बी से कि जी मुझे आपसे 100 यूनिट ऑफ एक्स गुड्स खरीदने। ठीक है, तो बी ने कहा ठीक है सर, मैं भी आपको 100 यूनिट सेल कर दूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, मैं आपको पहले 20 यूनिट भिजवाऊंगा गुड्स की, पहुंचाऊंगा 100 ही, पर पहले 20 भिजवाऊंगा। तो मतलब ऐसे में 20 5 बार भिजवाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जो 20 आपके पास आ रहे हैं, आप एक काम करना,
ये जिस दिन आपके पास आए थे ना उस दिन 20 का पेमेंट मुझे भिजवा देना, यानी कि हमारा 20 का काम तो खत्म। 20 मैंने आपको दे दिए, 20 का पेमेंट भी आपने मुझे दे दिया, ये हमारा यहां पे कहानी खत्म। अब आगे की 80 की बात करें, ठीक है, फिर मैं 20 भिजवाऊं, फिर आप 20 का पेमेंट दे देना, फिर 20, वैसे मैं 5 बार 20 भिजवाऊंगा और आप 5 बार मुझे पेमेंट कर दोगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पे ध्यान से देखना, इस लाइन के लिखते ही क्या हो गया, इस लाइन के लिखते ही यहां पे एक नहीं 5 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, बिकॉज ईच टाइम जब आप 20 देके जाते हैं तो 20 का पेमेंट लेके जाते हो, तो ये तो ऑल टुगेदर अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका 80 से क्या लेना देना, मैं कहता हूं कल को वो सेलर गुड्स ना भी भेजे, वो गलत नहीं भेज रहा जी मैं तो आपको 80 गुड्स, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 20 लिए 20 का पेमेंट कर दिया, मैं किसी और से लेता हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्योंकि 20 आया और 20 का पेमेंट आ गया। तो पार्ट एज अ पार्ट का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एक पार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, उसे बोलते हैं पार्ट एज अ पार्ट, पार्ट को पार्टी रखो, ठीक है। मतलब 5 पार्ट्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, ये पांचों अलग अलग चलेंगे और ये 5 कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो अगर मेरा इंटेंशन इस तरह का है तो ये क्या बनेगा, पार्ट एज अ पार्ट, क्योंकि मैं पार्ट को पार्ट रखना चाहता हूं, पार्ट को सारी 80 के साथ जोड़ना नहीं चाहता। मतलब 20 का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग, फिर उसके बाद 80 का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग, ठीक है। अगर मैं ऐसा सोच के बैठा हूं तो मैं कौन सी कंडीशन लगा रहा हूं, पार्ट एज अ पार्ट। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पार्ट एज अ होल की तरह चल रहा होता तो मैं क्या करता, अब की बार फिर से ए ने कहा बी से, उन्हें कहा जी मुझे आपसे 100 यूनिट खरीदनी है, ठीक है। तो बी ने कहा ठीक है सर मैं आपको 100 यूनिट बेचता हूं, आप एक काम करिए, ए ने कहा कि बी ने वापस से ए से कहा कि सर मैं आपको 20-20 करके गुड्स भिजवाऊंगा 5 बार, इस तरह से मैं डिलीवरी दूंगा, ठीक है। ए ने कहा वो देखो सर आपकी मर्जी, आप कैसे भी देते हो, मुझे तो पूरे 100 गुड्स चाहिए, आप 100 भिजवा देना, मैं 100 का पेमेंट कर दूंगा। फर्क समझ रहे हो, इट मींस बी अब की बार 20 भिजवाएगा, लेकिन ए 20 का पेमेंट नहीं करेगा, ए तो कंप्लीट 100 का पेमेंट करेगा। इस मींस वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। आप डिलीवरी 5 बार दे रहे हो, लेकिन मेरा आपके साथ 100 का यूनिट आप भेज रहे हो मुझे, और मैं 100 का पेमेंट आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे पार्ट एज अ होल में आप ध्यान देना कितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। भले डिलीवरी 5 बार में आई है बट कॉन्ट्रैक्ट एक है, क्योंकि 100 यूनिट आई और 100 का पेमेंट गया। उल्टा भी हो सकता है, ए ने कहा लो सर, आप अपने आप को रख के देख लो, कभी कभी हम क्या करते हैं, ए ने कहा सर ये पकड़ो आप तो 100 यूनिट के पैसे, आप आराम से अपनी 20-20 भिजवाते रहना, ठीक है, मैं 20 की डिलीवरी लेता रहूंगा और कॉन्ट्रैक्ट हमारा 100 का हो गया। तो यहां पे डिलीवरी पार्ट्स में आ रही है बट कॉन्ट्रैक्ट होल में चल रहा है। तो यहां पे जब पहली 20 आई तो मेरा इंटेंशन पहले 20 लेने का नहीं था, पूरे 100 में से एक पार्ट आया, मैं ऐसे बोलूंगा पूरे 100 में से एक लॉट आ गया है, तो मैं इस पार्ट को क्या मानूं, पार्ट एज अ होल, यानी कि ये 20 100 का पार्ट है। जबकि उस वाले में क्या हो रहा था, 20-20 थे, यहाँ पे 20 100 का पार्ट बन गया, ठीक है। तो मेरा इरादा क्या निकल के आया कि जी मैं तो पूरा 100 का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है, देखना, अब आप लॉजिक लगाओगे सर क्या फर्क पड़ गया, उसमें भी पैसे तो उतने ही गए, इसमें भी पैसे इतने गए, 5 कॉन्ट्रैक्ट बन गए, एक कॉन्ट्रैक्ट, क्या फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि कल को मान लो इसने ये पहला 20 भेजने के बाद, पार्ट एज अ पार्ट में रूल समझना, पार्ट एज अ पार्ट में पहला 20 भेजने के बाद बाकी का 80 भेजने से मना कर दिया बाद में, तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दोगे क्या पार्ट एज अ पार्ट में, नहीं। अरे भाई वो कह रहा मुझे आगे का 20 का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ नहीं करना, आगे करना ही नहीं मुझे, मैंने एक कर दिया ना, काम खत्म, तो इसमें कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई। और क्या कल को ए जाकर के उन 80 यूनिट को क्लेम कर सकता है, नहीं। कोर्ट कहेगा भाई तुम्हारी 20 आ गई, आगे के 20 वो नहीं देना चाहता, किसी और से लो भाई, वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं चाहता आगे का। लेकिन यहां पे देखो कितना बड़ा डिफरेंस पड़ गया, अगर इसने पहली वाली 20 दे दी और सेकंड वाली 20 देने से मना कर दिया, क्या अब ए बी पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करेगा, क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भैया 100 का, मैंने ये 20 लेने के लिए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तुमने कहा था कि मैं 20-20 करके भिजवाऊंगा, तो पहला 20 जैसे तुमने भिजवाया इट मींस 100 का आना, 20 का आना इट मींस 100 का आना, क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 100 का है। तो मैं पहले 20 आते ही आप अपने आप को रखोगे, देखो मैं पहला 20 आते क्या मानूंगा, अच्छा मतलब तुम राजी हो और तुम 100 यूनिट मुझे भिजवाओगे, तभी तो तुमने पहले 20 भिजवाई,
तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ मुझे डैमेज क्लेम करने का राइट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्ट एज अ होल किया था। तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि एक में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच का कोई राइट ही नहीं मिल रहा और एक में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का राइट मिल रहा है, ठीक है। तो आपका सिर्फ शब्दों के अंदर चेंज कर देना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा कि वो पार्ट एज अ पार्ट की बात कर रहा है या पार्ट एज अ होल की बात कर रहा है। ये दो वर्ड आपको पूरे इस चैप्टर में मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ बताते हुए चलूंगा। पार्ट एज अ पार्ट याद रहेगा। बताइए, पार्ट एज अ पार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट 20 का अलग और बाकी 80 का अलग, ठीक है। पार्ट एज अ होल में 100 का एक ही कॉन्ट्रैक्ट बट 2020 में डिलीवरी, ठीक है। तो पहले तो इसमें कोई कंफ्यूजन, ये जो लाइन है, तो अभी मैं आगे बढ़ूं। पार्ट एज अ पार्ट वर्ड समझ में आया और पार्ट एज अ होल फर्क क्या पड़ने वाला है। पार्ट एज अ होल में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पार्ट एज अ पार्ट में 5 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ करने के लिए उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, लेकिन पार्ट एज अ होल में एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तो प्रेशराइज कर सकता हूं, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए, पार्ट डिलीवरी को देखिएगा, हाउ मच गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफाइड होगा कि कितनी क्वांटिटी आपको देनी है। इफ द पार्टी इज नॉट एग्रीड, देखो वर्ड क्या रहा है, द सेलर डिलीवर मस्ट डिलीवर। पहला रूल, अगर तुम्हारे बीच में डिसाइड नहीं हुआ है तो सेलर को सारी डिलीवरी सिंगल डिलीवरी में ही देनी पड़ेगी। भाई डिसाइड ही नहीं हुआ तो तुम कैसे पार्ट में ला रहे हो? फिर तो मैं तोड़ सकता हूं, फिर तो मैं कह सकता हूं क्या हुआ वो याद करिए, कुछ याद आएगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पूरी चीज के लिए होनी चाहिए। अरे भाई तुम आए देने और तुम आधी चीज ले आए तो फिर मुझे रिजेक्ट करने का राइट है जब तब जब मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं था। लेकिन अब आते हैं, हाँ जी चलो बात हो गई कि तुम मुझे पार्ट में दोगे, तब तो हमने लिख दिया ना। बट अब नया पॉइंट, अगर लिखा तो कैसे लिखा, पार्ट एज अ पार्ट लिखा या पार्ट एज अ होल लिखा, फर्क देखिएगा। However, where the part of the goods have been delivered and rest of the goods yet to be delivered, एक पार्ट डिलीवर हो गया और एक डिलीवर होने वाला है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी और ये दो पॉसिबिलिटी कौन सी हैं? वही, ठीक है। अब पढ़ के बताओ, ए वाला पार्ट एज अ पार्ट है या पार्ट एज अ होल है? लिखिए, पहले लाइन में लिख रहा है, ठीक है। When the part delivery is made in progress of the, वो पार्ट डिलीवरी इसलिए की गई है ताकि होल डिलीवरी का एक पार्ट पहुंच जाए। तो पार्ट एज अ होल की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ होल। तो एक पार्ट का आना इज इक्वल टू होल डिलीवरी का आना, ठीक है। और यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट करेगा, नया क्वेश्चन क्या बताइए, पार्ट एज अ होल में 100 में से 20 यूनिट का आना क्या मेरे 20 यूनिट पे ओनरशिप लाएगा या 100 यूनिट पे? 100 यूनिट, ठीक है। तो ओनरशिप का कितना बड़ा सेगमेंट क्रिएट हो रहा है कि सिर्फ 20 का आना आपको 100 पे ओनरशिप दिलाएगा। और लाइन देखिए, एंड द ओनरशिप ऑफ द होल क्वांटिटी इज ट्रांसफर टू द, एक बार अभी तो डिलीवरी एक ही पार्ट की आई है लेकिन 100 यूनिट की ओनरशिप तुम्हारे ऊपर आ चुकी। लेकिन नेक्स्ट वाला पढ़िए, कौन सा है पार्ट एज अ पार्ट, पढ़िए। देखो क्या कह रहा है, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल। अब की बार मैं जो पार्ट डिलीवरी दे रहा हूं उसमें मैं क्या चाहता हूं, इसको होल से सेपरेट कर दो, ठीक है। देन इट इज नॉट ट्रीटेड डिलीवरी एज अ होल, क्योंकि यहां पे तो इंटेंशन ब्रैकेट में पढ़ना, ईच पार्ट ऑफ डिलीवरी इज इंटेंडेड टू बी सेपरेट। मैं तो बोल ही रहा हूं कि हर चीज को सेपरेट मानना सर, बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में बताइए, अगर पार्ट एज अ पार्ट में मैंने आपको 20 दिया तो 20 पे ओनरशिप आएगी या 100 पे? 20, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब की बार ओनरशिप होल क्वांटिटी पे नहीं पास ऑन नहीं होगी, सिर्फ उतनी क्वांटिटी पे होगी कि आपको पहुंची। तो पार्ट एज अ पार्ट, पार्ट एज अ होल, ये चाहो तो इन दोनों का हेडिंग बना सकते हो आप। इन दोनों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ए वाले की हेडिंग बन गई पार्ट एज अ होल, बी वाले की बन गई पार्ट एज अ पार्ट, ठीक है। अब फाइनल रूल निकालता हूं। वैसे तो इंडिया में पार्ट डिलीवरी हो ही नहीं सकती अगर ना लिखा हो, तो आपको सिंगल डिलीवरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो फिर बात ये आएगी, ये पार्ट एज अ पार्ट है, पार्ट एज अ होल। तो अगर आपने 20 यूनिट इस तरह से दी है कि आप पूरी 100 यूनिट पे ओनरशिप देना चाह रहे हो, तो ये पार्ट एज अ होल है। लेकिन आपने 20 यूनिट इस तरह से दी है कि आप सिर्फ 20 पे अभी ओनरशिप देना चाह रहे हो, बाकी की चीजों की आगे बात करेंगे, तो ये पार्ट एज अ पार्ट, ठीक है।
अब एग्जाम्पल पढ़ के बताइए कि ये एग्जाम्पल पार्ट एज अ पार्ट का है या पार्ट एज अ होल का है। एग्जाम्पल पढ़िए, इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी लाइन से आपको पता लग रहा है या कौन सा ऐसा हिंट इसमें मिल रहा है जिससे ये पार्ट एज अ पार्ट या पार्ट एज अ होल लग रहा है। पार्ट एज अ होल बोल रहे हैं, ये भी पार्ट एज अ होल बोल रहे हैं। रीजन है, लाइन है, वेटेड ऑल द गुड्स। यहाँ पे चलिए कह रहे हैं गुड्स वर सोल्ड इन अ लॉट एंड सेलर इंस्ट्रक्टेड द वर फिंगर टू डिलीवर देम टू द बायर हु पेड फॉर देम। यहीं से पता लग गया, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। हु पेड फॉर देम, इसका मतलब वो पूरे का पैसा दे चुका है, अब तो सिर्फ उसको उठा करके देने हैं वहां से। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंशन ही यही है कि धीरे धीरे वहां से निकालते रहेंगे, लेकिन पेमेंट पूरा हो गया है, और इसका मतलब पार्ट एज अ होल बात हो रही है। ठीक है, हाँ सिंपल सी है, ओनरशिप किसकी है, बायर की, तो रिस्क भी उसकी। लेकिन निग्लिजेंस किसका रहा उस डिलीवरी में? नहीं नहीं, ये हम थोड़ी डिसाइड करते, हमने क्या पढ़ा है, किसके डिले एंड डिलीवरी किसकी वजह से हुआ, निग्लिजेंस किसकी वजह से हुआ, ये नया रूल आ जाएगा। अगर सब कुछ नेचुरल हुआ है तो फिर ओनर कौन है, बायर, बायर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सेलर के डिफॉल्ट की वजह से कोई फायर अकर हो गई तो फिर सेलर देगा। The buyer therefore waited all the goods, accepted them and took away as a part। ठीक है, तो वेट पूरा हुआ है, पैसा पूरा दिया गया है, बट वो पार्ट में ले गया। तो ये सब तो हम भी करते हैं। मान लीजिए आपने कहीं से बहुत होलसेल में सामान बुक करवा लिया, अब आपकी कार है, आप कह रहे हो यार एक साथ इसमें पूरा सामान नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, पैसे पकड़ो यहीं रख लो, मैं एक एक करके गुड्स ले जाता हूं। आज मैं यहाँ इतने गुड्स उठा रहा हूं, फिर कल इधर आऊंगा, फिर और गुड्स उठा के ले जाऊंगा, ऐसे कर करके मैं 5 बार में सारे गुड्स। ये तो हम भी करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये पार्ट एज अ होल ही तो है। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट वाला पोर्शन इसमें काफी इंपॉर्टेंट था, ये आपको आ गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो बायर अप्लाई फॉर डिलीवरी, इसका मतलब बायर ही बताएगा सेलर को कि कहां डिलीवरी करनी है। अप्लाई, और अप्लाई को इजी वर्ड में करूं, फोन करना, बात करना, समझाना, ये बायर की जिम्मेदारी। अरे भाई सेलर कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है भाई साहब कहाँ आना है, मैं बार बार आपसे क्यों पूछूं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी? भाई या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते कि भाई मेरी दुकान पे इतने बजे तुम्हें आना है, लेकिन तुमने उस टाइम तो नहीं लिखा, तो फिर मैं क्यों बिना बात तुम्हें फोन करके और तुमसे पूछूं? तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे बताओ कौन सी डेट, कौन सा प्लेस, कौन सा टाइम, मुझे कब, कहां और कैसे आना है, ये बात मुझे बायर बताएगा। ठीक है, तो अप्लाई का मतलब है यहां बायर ही कॉल करे सेलर को, सेलर नहीं करेगा। हाँ सेलर अपनी मर्जी से करना चाहे कर ले, लेकिन पॉइंट समझना, अगर सेलर बैठा हुआ है और बायर का फोन नहीं आ रहा, तो बायर कल को फोन आया, अरे सर आपको बोला था 25 तारीख को गुड्स लेके आओ, आप गुड्स लेके नहीं आए, मैं आप पे केस कर रहा हूं ब्रीच का। तो बोलेगा सर बायर मस्ट अप्लाई, आपने 25 को फोन किया नहीं, आपने डिलीवरी की जगह बताई नहीं, तो मैं आया नहीं, अब बता दो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पढ़िए इसको, अप्लाई वाले वर्ड में कहां वो लाइन नजर आ रही है? एक मिनट, क्या हुआ? नहीं, यहां डिलीवरी के रूल्स चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में कहां आना है, प्लेस टाइम वो बताएगा, डिलीवरी के रूल्स अलग हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, डिलीवरी पे। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया उनका, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे होते तो वो चल रहा होता। ठीक है, नहीं लिखा तो डिलीवरी के रूल। भाई अगर आपने वो लिख लिया होता तो मैं यही कह रहा हूं ना, अगर टाइम और प्लेस आपने वहां फिक्स कर लिया होता तो वो चलता। हम ये वाला रूल कब अप्लाई कर रहे हैं, जब कुछ ना लिखा हो, तो सेल ऑफ गुड एक्ट में बायर बताएगा सेलर को कि कहां आना है, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारी टाइम पे पूरी नहीं करी और तुमने वो टाइम और प्लेस डिसाइड नहीं करे। ठीक है, सेलर की ड्यूटी है डिलीवर करने का, आ चुका ऊपर। सेलर की ड्यूटी है पहुंचाने की, कहां पहुंचाना है ये तो मैं क्यों पूछूं भाई, तुम्हारा मन है। मैं कल को मान लो तुमने मुझे, मैंने तुमको फोन भी कर दिया और तुम बोलो हाँ सोच के बताता हूँ, अरे भाई लास्ट आंसर तो तुझे ही देना है।
तो तू करेगा भैया। अब ये लॉ का रूल है, आपको अच्छा लगे ना लगे, सेलर भाई साहब को ही करना पड़ेगा, सॉरी बायर को ही करना पड़ेगा। पढ़िए, परफॉर्मेंस की तो कह रहा हूं वहां पे। अरे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसमें टाइम और प्लेस डिसाइडेड, भाई कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड हुआ होगा ना। अरे वो, अरे पॉइंट नहीं समझे, अगर नहीं हुआ है तो ऐसा करो, डिलीवरी के लिए नहीं, कौन सी जगह पे लेना है और कौन सा, सिर्फ आपको क्या डिसाइड करना है, टाइम एंड प्लेस, तो वो ऐसे डिसाइड होगा। अरे भाई डिलीवरी की चीज डिसाइड करनी है, आप दोनों को जोड़ोगे तो फिर कैसे, सेलो गुडेड अलग कैसे होगा फिर। आप इसके भी परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, फिर क्यों पढ़ा रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस, वहीं पढ़ लेते। ठीक है, हम कनेक्टिविटी में कौन सा पॉइंट दे रहे हैं, हमको रूल्स उठा के टाइम एंड प्लेस के रूल ही ना रहे, वहां ऊपर रूल पढ़ो, किसके रूल है वो, टाइम एंड प्लेस के रूल। यहां पे किसके रूल है, डिलीवरी के, तो दोनों को जोड़ो मत भाई। ठीक है, तो डिलीवरी के रूल्स में देखो ये क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। ये डिलीवरी देने के लिए बाउंड नहीं है जब तक बायर अप्लाई ना करे। ठीक है, द बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, बायर केस नहीं कर पाएगा सेलर पे अगर उसने टाइम पे अप्लाई नहीं किया तो। यहाँ पे केस की बात आ रही है, डिलीवरी का केस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जी मैं, बायर कह दे कि मुझे डैमेज दिलाओ सर, तो ये डैमेज नहीं मिलेगा भाई आपको, क्योंकि रूल है कि बायर भाई साहब आपको फोन करके उसको बता देना चाहिए। ठीक है, इट मे बी नोटेड देयर प्रोविजन इज इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेलर, ये प्रोविजन सेलर के बेनिफिट के लिए डाला गया है ताकि थोड़ा सा फायदा उसको भी मिले। ठीक है, और विदाउट एनी एप्लीकेशन द सेलर इफ ए चूज, हाँ ये अलग बात है, ये सेलर उसके फोन किए बिना खुद ही आगे होके प्रोएक्टिव होके और पूछ ले तो वो कर सकता है, वो कोई जबरदस्ती नहीं है। इन दैट बिहाफ ऑफ द बायर, बट ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू वेट अंटिल द बायर अप्लाई फॉर डिलीवरी। ठीक है, चलिए अब फिर से देखो, अब आप फिर मत बोल देना प्लेस ऑफ डिलीवरी के रूल आ रहे हैं, ये किसके हैं, डिलीवरी के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एंड प्लेस और आप डिसाइड करें, वो रूल अलग ये रूल अलग। ठीक है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, फिर से देखो टाइम ऑफ डिलीवरी भी आ रहा है, प्लेस ऑफ डिलीवरी भी आ रहा है, बिल्कुल अलग रखना सेल ऑफ गुड एक्ट को। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट में प्लेस कैसे डिसाइड करते हैं देखिएगा, where it is the if it is the buyer to take possession of the goods or from the seller to send them goods to the buyer is a question depending each case of the term, यानी कि बायर गुड्स लेगा या सेलर गुड्स भेजेगा, इससे प्लेस का डिसाइडेशन प्रॉब्लम करता है, इसलिए आपको कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। when nothing is agreed, लाइन पहले दे दी उसने, देखो अगर तुमने टाइम और प्लेस डिसाइड कर लिया होता तो वो वेल एंड गुड, जहां आपने बोला वहां ठीक, नहीं डिसाइड हुआ तो क्या होगा, पहला पढ़िए, The goods are delivered at the place where they were lying। मैं सिर्फ रूल्स के ऊपर ध्यान लगाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ना, एक रूल याद रखना है, where they were lying, पहला रूल। lying मतलब पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, जहां पर गुड्स अभी रखे हुए हैं वहीं पर उनकी डिलीवरी होगी, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो। ठीक है, तो बायर सेलर के पास आ जाए और सेलर ने जहां भी गुड्स रखे हुए हैं, सेलर के देने की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बायर ने टाइम प्लेस नहीं बताया था तो फिर वो उसी जगह मिलेंगे जहां पे वो रखे हुए हैं। अब एग्जांपल के लिए कहां रखे हो सकते हैं गुड्स, शॉप पे, हाउस पे, गोडाउन पे, अभी जहां रखें आपको भी वहीं से लेने। ठीक है, तो पहला रूल या तो आप बता देते प्लेस, नहीं तो वेयर दे वर लाइंग। लेकिन नेक्स्ट रूल, अरे भाई ऐसा भी तो होता है, हम पढ़ के आए, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन गुड्स बने ही नहीं, फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो फिर उनकी डिलीवरी कहाँ हो, क्योंकि उसका तो टाइम अभी, उसका तो प्लेस ही अभी तक डिसाइड नहीं है, तो फिर उनकी डिलीवरी हो गई वेयर दे वर मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन बी वाला, इफ द गुड्स आर फ्यूचर गुड दे शुड बी डिलीवर्ड एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन, यानी कि सिंपल सी बात, फैक्ट्री, आप वहां बन जाए, वहां से ले लेना। अगर ट्रक किसको भेजना है, सेलर को, तब तो बात हो गई अलग, लेकिन अगर सिर्फ प्लेस का प्रॉब्लम है तो प्लेस के प्रॉब्लम को लेकर के दो रूल बना दिए उन्होंने कहा लड़ाई मत करो जी, बायर भाई साहब अभी कहां रखे हैं गुड्स, उन्हें कहा गोडाउन पे जाओ, गोडाउन से ले लो। अभी फ्यूचर गुड्स हैं क्या, कहां बनेंगे, इस फैक्ट्री में, तो बनते इस फैक्ट्री से ले लो। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको लेके चलने हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के दो रूल्स। ठीक है, अब डिलीवरी के
मतलब वहां के तो डिलीवरी मतलब प्लेस के रूल 3-4 अलग हैं, ये डिलीवरी के 2 रूल अलग है, ठीक है। अब इसमें देखो वर्ड पकड़ के चलना बहुत ईजी हो जाएगा। पहले वाले में हमने कहा बायर मस्ट अप्लाई, तो एक वर्ड पकड़ना है क्या, बायर को ही कम्युनिकेट करना है सेलर को कहाँ आना है अपनी लैंग्वेज में। और प्लेस ऑफ डिलीवरी में 2 रूल, वेयर दे वर लाइंग एंड वेयर दे आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी बहुत ही इजी पॉइंट है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे। बताओ, अगर कोई टाइम फिक्स है तो उस टाइम पे आ, नहीं तो रीजनेबल टाइम पे आ, खत्म, ठीक है। तो लेके वही वाला वर्ड आ रहा है, मस्ट बी डिलीवर्ड एट रीजनेबल आर और रीजनेबल टाइम। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में कह रहा है कि मान लो जी आपने वो थर्ड पर्सन को गुड्स दिए मुझ तक पहुंचाने के लिए, यानी कि कौन सी डिलीवरी कर दिया आपने, कंस्ट्रक्टिव। तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या वो थर्ड पर्सन के पोजीशन में गुड्स माने कब जाएंगे, मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन को देने से गुड्स थर्ड पर्सन के पोजीशन में नहीं आ जाते। इसमें क्या रूल है देखिएगा, पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के पोजीशन में जो गुड्स हैं वो कब उसके पोजीशन में माने जाएंगे, तब वर्ड को अंडरलाइन करवा रहा हूं, if the goods are in possession of third party there is no delivery until such third party वर्ड आ गया acknowledge to the buyer। इसको समझना, ए ने जाकर के तो गुड्स ट्रक वाले को दे दिए, बोलने का जी ये आपको पहुंचाने बी भाई साहब को, लेकिन जब तक ट्रक वाला फोन करके बी को अक्नॉलेज नहीं कर देगा कि आपके गुड्स मेरे पास आ गए हैं और मैं लेके आ रहा हूं जी, आपका यही एड्रेस है ना, मैं ला रहा हूं, उस दिन पता लगा बायर को तो क्या अच्छा मेरे गुड्स ट्रक वाले के पास आ गए हैं। तो जिस दिन बायर को अक्नॉलेज हुआ उस दिन ये पोजीशन में माना जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सेलर को पता है कि उसने गुड्स दे दिए हैं, सेलर ने कोई गुड्स गोडाउन में रखवा दिए, तो गोडाउन कीपर का फोन गया बायर के पास, सर आपके गुड्स मेरे पास आ गए हैं, आप जब आना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, यहाँ पे आपके गुड्स आपको मिल जाएंगे। तो गोडाउन कीपर ने कब फोन किया बायर को, उस पर डिपेंड करेगा कि वो पोजीशन में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। यानी कि वर्ड हो गया, मैं एग्जांपल अगर इसको ऐसा समझा दूं, 25 ऑफ जुलाई को ए ने गोडाउन वाले को गुड्स दिए 25 को, तो इस दिन पोजीशन नहीं आया है, गोडाउन वाले ने गुड्स लेने के बाद बी को फोन किया 26 को कि जी आपके गुड्स मेरे पास आ गए हैं, तो 26 को पोजीशन आया है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड एट के डिलीवरी के रूल, क्योंकि बायर को पता होना चाहिए कि मेरे गुड्स किस थर्ड पार्टी के पास रखे, ठीक है। तो जब तक बायर अक्नॉलेज नहीं कर लेगा या बायर को अक्नॉलेज करवा नहीं दिया जाएगा तब तक पोजीशन थर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कह रहा है, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। आप ही पढ़ के बताइए भाई, जब तक कुछ ना बोला गया और डिलीवरी के खर्चे कौन बियर करेगा, सेलर, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी आर बॉर्न बाय, या तो सेलर लिखवाए बायर से, उन्हें कहा जी ये सारा खर्चा आप दोगे, ठीक है, और नहीं लिखवाया है तो फिर सारा खर्चा सेलर को ही करना है, ठीक है। तो डिलीवरी का खर्चा उसका, और नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लीजिए, ऑब्टेनिंग, डिलीवरी लेने का खर्चा बायर का। फर्क समझना, मैंने तो ट्रक भिजवा दिया, अब ट्रक से अनलोड तुम्हारी दुकान में करवाना है वो बायर करवाए, ठीक है, पर तुम्हारे यहां तक पहुंचाने का खर्चा मेरा, पैकिंग वैकिंग करवानी है वो मेरा, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह करा के भेजना है वो मेरा, लेकिन वहां पे उतरवाना, चेक करना, जमाना, वो सब आपका काम, ठीक है। तो एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी सेलर बियर करेगा। नेक्स्ट रूल जो आता है वो कहता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने, सेलर भाई साहब ने रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी, जो ट्रक से सामान आया उसमें रॉन्ग क्वांटिटी आ गई, तो रॉन्ग क्वांटिटी आ जाए तो बायर क्या करे, बायर के पास क्या रूल्स हैं, तो मैं पहले इसको थोड़ा एग्जांपल वाइज समझा देता हूं। जब जब इंडिया में कोई भी सेलर रॉन्ग क्वांटिटी भेजेगा तो कुछ रूल्स बनेंगे, और पहले तो आप ये समझ लें रॉन्ग क्वांटिटी कितने तरीके से आ सकती है इंडिया में, 3 तरीके से। रॉन्ग क्वांटिटी का भी 3 तरीका हो सकता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। पहला, शॉर्ट डिलीवरी, जितने गुड्स आने थे उससे कम आए, 100 यूनिट आनी थी लेकिन 90 ही यूनिट आई, ठीक है। सरप्लस डिलीवरी, जरूरत से ज्यादा गुड्स आ गए, 100 आने थे
110 आ गए, 105 आ गए, 120 आ गए, ठीक है। और मिक्स डिलीवरी, गुड्स तो 100 ही आए, लेकिन मैंने मंगवाए थे एक्स के 100, आपने एक्स और वाई के मिक्स करके 100 भेज दिए। तो इन 3 तरीके से इंडिया में रॉन्ग क्वांटिटी आ सकती है। तो पहला तो हमारा रूल यहां बन गया कि अगर रॉन्ग क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा तो हमें ढूंढनी है कि रॉन्ग क्वांटिटी में कौन सी रॉन्ग क्वांटिटी की बात हो रही है, लेस, लार्ज और मिक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वहां से मैं पढ़ता हुआ चलता हूँ, रूल हम देखते चलते हैं। पहला पहला आ गया, देखो पहला कौन सा रूल है, शॉर्ट डिलीवरी। तो शॉर्ट डिलीवरी का रूल क्या है इंडिया में वो देखिएगा। अगर आपने मंगवाई थी 100 यूनिट और आई 80 या 90, तो सेलर बायर भाई साहब क्या करें, बायर को मिली है लेस क्वांटिटी देन ही कॉन्ट्रैक्टेड, तो वो क्या कर सकता है, पहला पहला उसके सामने राइट रिजेक्ट द गुड्स, सारे गुड्स रिजेक्ट कर दे और वापस भेज दे। और चाहे तो हम ऐसा भी, आप अपने आप को रखते तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, उन्हें कहा जितने आ गए चलो भाई ठीक है ये दे दो, अगली बार ध्यान रखना अब जितना आया उतना का पेमेंट ले जाओ, 90 आए तो 90 के पैसे ले लो। तो मैं चाहूं तो एक्सेप्ट, चाहूं तो रिजेक्ट, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, अगर एक्सेस क्वांटिटी आ गई तो फिर 3 राइट आएंगे, एक्सेस शॉर्ट क्वांटिटी में 2 राइट, एक्सेस में 3 राइट, 3 राइट देखिएगा। पहला रिजेक्ट द होल, सारे वापस भेज दो, उन्हें कहा ये क्या तरीका है भाई साहब, आपने कैसे ज्यादा भिजवा दिया, नहीं ले रहा मैं तो, मेरा राइट है। और एक्सेप्ट द होल, ये भी तो कह सकता है अरे चलो 5-10 ज्यादा आ गई कोई बात नहीं, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, आप तो 110 ही रख दो। और तीसरा पढ़ के बताइए तीसरे में क्या हुआ, जितना तुमने ऑर्डर किया था उतना ले ले, बाकी का रिजेक्ट कर दे, ठीक है, तो 100 रख ले और 10 यूनिट रिजेक्ट कर दे। तो 3 राइट आ गए, रिजेक्ट द होल, एक्सेप्ट द होल और एक्सेप्ट द ऑर्डर्ड अमाउंट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, ठीक है। इसके बाद सी जो आता है वो है मिक्स डिलीवरी। और मिक्स डिलीवरी अगर इंडिया में हुई है तो इसमें आपको मिलेंगे 2 राइट, एक तो रिजेक्ट द होल, भैया आप मेरे गुड्स मिक्स कर लाए, और या फिर पढ़िए सेकंड वाला, अब आपने मंगवाए थे भैया एक्स गुड्स और उसने क्या करा, एक्स और वाई के 80 और 20 भेज दिए, टोटल भेजा उसने 100 ही है, लेकिन 80-20 करके भेज दिया। तो 80 रख लो, 20 रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो एक्स का रख लो, वाई का रिजेक्ट कर दो या पूरा ही रिजेक्ट कर दो। तो आप रूल बनाइएगा भैया, शॉर्ट डिलीवरी हुई, रिजेक्ट द होल, एक्सेप्ट द होल, बस 2 ही रीजन। लार्जर डिलीवरी हुई, एक्सेस डिलीवरी, रिजेक्ट द होल, एक्सेप्ट द होल या एक्सेप्ट द ऑर्डर्ड वन और रिजेक्ट द रेस्ट। और मिक्स में रिजेक्ट द होल या एक्सेप्ट द ऑर्डर वन एंड रिजेक्ट द रिमेन, ठीक है। चल इसके बाद आती है जी हमारे पास इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी भी कुछ कुछ पार्ट एज अ पार्ट जैसा है, याद आ रहा है, पार्ट एज अ पार्ट में कर क्या रहे थे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में जा रहा था, लेकिन बात वही हो रही है, लेकिन रूल अलग है। रूल अलग मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। अब मैं डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के रूल्स पढ़ रहा हूँ, मैं पार्ट एज अ पार्ट और पार्ट एज अ होल नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी के रूल्स। तो देखिएगा बात वही है कि मैं आपको 100 में से 20-20 करके गुड्स देना चाहता हूँ, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट के रूल्स क्या होंगे, रूल्स देखिएगा। अनलेस अदरवाइज एग्री द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड बाय इंस्टॉलमेंट, पहली लाइन तो वही है जो अभी हम पढ़ के आए, अगर क्या नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं हुआ तो आप इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं दे सकते, आपको पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। देयर माइट बी एन एग्रीमेंट फॉर डिलीवरी बाय, लेकिन अगर आपका डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट का एग्रीमेंट है, ठीक है, और प्राइस हो सकता है आप अभी दें या बाद में दें, वो आपकी मर्जी, बट क्या ऐसा किया जा सकता है क्या, डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है क्या, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये इंस्टॉलमेंट में कोई ब्रीच हुआ तो ये फॉलोइंग केस बनेंगे, क्या केस बनेंगे, पहला, if the seller make no delivery or make defective delivery in respect of one or more installment, पहला पहला केस क्या बनता है, देखो क्या हो सकता है, या तो एक डिलीवरी देने के बाद बाकी की डिलीवरी देने के लिए मना कर दिया आपके सेलर ने, या फिर दी तो सही पर डिफेक्टिव, तो ये केस बन सकते हैं, या तो कोई खराब क्वालिटी या खराब क्वांटिटी भिजवा दी या फिर देने से मना कर दिया, या तो ये केस बना इंस्टॉलमेंट का। दूसरा केस, ये तो हुआ सेलर की साइड से, सेकंड वाला केस पढ़ के बताइए क्या कह रहा है। अब की बार सेलर तो दे रहा है, बायर निगलेक्ट कर रहा है, उन्हें कहा एक लेने के बाद दूसरी नहीं ले रहा या पैसे नहीं दे रहा, आगे लाने के लिए मना कर रहा है, तो ये दो ही तो केस हो सकते हैं,
या तो इंस्टॉलमेंट में सेलर प्रॉब्लम करेगा या इंस्टॉलमेंट में बायर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है, ब्रीच। ब्रीच कैसे, वर्ड पे ध्यान देना, मैं कहां ले जा रहा हूं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद सेलर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट वेयर पार्ट एज अ पार्ट और पार्ट एज अ होल, इट मींस ये किसकी बात कर रहा है, पार्ट एज अ होल की, ठीक है। फिर बायर ने एक डिलीवरी लेने के बाद दूसरी लेने से मना कर दिया, ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पार्ट एज अ होल के अंदर तुझे तो 100 लेनी थी और तो 20 के बाद मना कर रहा है, दोनों तरफ से हुआ ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिएगा, इन ईच ऑफ द ब्रीच, तो दोनों ही ब्रीच में इट विल डिपेंड अपॉन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल केस वेदर इट द होल कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुटेटेड और इट इज सेवरेबल सेपरेबल, ब्रीच गिविंग राइज टू क्लेम ऑफ कंपनसेशन। लाइन समझना, पहले वाली फर्स्ट वाला जो है ये वाला फर्स्ट, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, द होल कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुटेड, और होल कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेड कब होगा, जब पार्ट एज अ होल हो। और सेकंड वाला पढ़िए, अगर ये सेपरेबल होता, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट दूसरों से सेपरेबल होती, तो सिर्फ क्या क्लेम कर पाते, अरे डैमेज क्लेम कर लेता। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मेरे को गुड्स नहीं दे रहे तो मेरे को इतना वो कौन सा ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, अगर वो कोई हो गया होता तो वो कर लेता। बाकी और कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुझे राइट नहीं मिलने वाला, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं मिल रहा। कैंसिल करोगे क्या, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना आगेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमको इंस्टॉलमेंट के टाइम पर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइट चाहिए, बात बिल्कुल सेम है वहां जैसी, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको अलग राइट मिलेंगे पार्ट एज अ होल में, और अलग राइट मिलेंगे पार्ट एज अ पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो है ज्यादातर किसकी तरफ जा रही है, पार्ट एज अ होल की तरफ, क्योंकि वहीं पे हमको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का राइट मिलने वाला, ठीक है। तो सिंपल से ही कह रहा है कि जब जब इंडिया में इंस्टॉलमेंट डिलीवरी होगी और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे बायर की तरफ से चाहे सेलर की तरफ से, तो फिर वापस से देखना पड़ेगा कि ये पार्ट एज अ पार्ट की बात हो रही है या पार्ट एज अ होल की, ठीक है। चल उसके बाद नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल कह रहा है डिलीवरी टू अ करियर और वर्क फिंगर। पढ़ चुके हैं, मैं याद दिला रहा हूं बस, इसलिए आपको पढ़ना ही है मेरे पढ़ाने के बाद। क्या अभी अभी हम लास्ट चैप्टर में बात करके आए हैं कि करियर किसकी तरफ से आता है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कि आपका ट्रक वाला सेलर की तरफ से आया है या बायर की तरफ से, इसका डिफरेंस क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि सेलर का ट्रक वाला है तो अभी तक आपकी ओनरशिप का ट्रांसफर या डिलीवरी नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको रुकवा सकता है। लेकिन बायर का ट्रक वाला ही आकर अगर सेलर से गुड्स लेके चला गया तो ये ऐसा माना जाएगा कि गुड्स बायर तक ही पहुंच गए हैं, क्योंकि वो बायर का एजेंट बन के आया था। अब यहां पे पहली दो लाइन पढ़ के बताएं, ये यहां पे कौन से करियर की बात कर रहा है, बायर के करियर की या सेलर के करियर की। कौन सी लाइन से पता लगा, प्राइमा वैसे डीम टू बी डिलीवरी टू द बायर, इट मींस किसी करियर या वर्क फिंगर को गुड्स देना ऐसा माना जाएगा कि हमने बायर को ही गुड्स दे दिए। आगे की लाइन नहीं लिखी, कब, जब वो बायर का ही एजेंट या बायर का ही करियर हो। वो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे वाली लाइन अब आपको समझ में आएगी। इफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द करियर, अगर पहले से आपका नाम लिखा हुआ है तो सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू सच नेम्ड, उसी को देने चाहिए। इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर आर कैरिड आउट प्रॉपरली, अब देखिएगा बायर ने बताया जी कि मेरा ये बंदा आएगा, आपको उसको गुड्स देने तो आप दे दो। एक बात इसमें यहाँ पे तो ना, रिस्क की कितनी बड़ी बात हो रही है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या अगर सेलर बायर के ट्रक वाले को आपने गुड्स दे दिया, इसके बाद उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, वो डैमेज हो जाए गुड्स, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन, सेलर की अभी भी जिम्मेदारी आ सकती है। वो यहां पे समझाने के लिए रूल दिया है कि मान लो, थोड़ा प्रैक्टिकली चलना, ट्रक में गुड्स रखना किसने रखवाए, सेलर ने रखवा दिए, ले जाने की जिम्मेदारी ट्रक वाले की या बायर की। लेकिन अगर ट्रक में ही आपने गुड्स निग्लिजेंट तरीके से या केयरलेस तरीके से रखे थे, अब ट्रक वाला है वो हर गुड्स को थोड़ी समझता है, उन्होंने कहा जी सेलर भाई साहब रख दो आप, तो मैं ले जाता हूं। कुछ डेलिकेट प्रोडक्ट्स थे, उसको नहीं पता और आपने उसको सही तरीके से नहीं रखा, तो ट्रक थोड़ा सा अगर कहीं पे गड्ढे में उसका टायर चला गया या कोई ओवर ब्रिज पे चढ़ते हुए उतरते टाइम वो ऊपर नीचे हो गए गुड्स, तो वो बाद में जब वहां पहुंचे तो वो टूटे हुए थे। गलती अब किसकी, सेलर की।
अगर ये साबित होता है कि केयरलेसनेस की वजह से हुआ है तो फिर सेलर की रिस्क कभी भी रहेगी। आप ग्लास के प्रोडक्ट भेज रहे हो तो ग्लास के प्रोडक्ट आप देखते हो, ग्लास ऐसे नॉर्मली भी मार्केट में जाता है तो उसको कितना पैक करके उसके बीच में के इतना सा भी ना हिले, ठीक है, तो आपको वो करके भेजना था। टेलर भाई साहब वो तो आप ही बेस्ट जानते हो कि गुड्स को कैसे रखना है ट्रक के अंदर, और आपने वो गलती करी तो अब आपको प्रॉब्लम भुगतनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट लाइन में वही आ रहा है, इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर आर कैरिड आउट प्रॉपरली द रिस्क इज विद बायर। आगे वाली लाइन देखिए, इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ बायर आर नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली द गुड्स रिमेन एट द ड्यूरिंग ट्रांजिट। अभी भी ट्रांजिट के बीच में सेलर की रिस्क है, क्योंकि उसने सही तरीके से सब बताया गया था वैसे गुड्स को नहीं रखा, या जैसे रखने चाहिए थे वैसा नहीं रखा, ठीक है। तो while delivering goods to the courier it is the seller's duty। अब पढ़िए ये वाली लाइन जो मैंने बोल दी, मेन वर्ड पकड़ना है इसमें, सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स को इंश्योर करना तो सेलर भाई साहब आपकी ही जिम्मेदारी है। ये ट्रक वाला या ड्राइवर थोड़ी समझता है। आपको सेफ्टी से उसमें रख देना था और आपको बोल देना था कि भैया आपको अब गाड़ी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेफली गुड्स रख दी है, ठीक है। so that the event of the loss the buyer can claim compensation against the courier। अब क्या होता, अब अगर आपने सेफली गुड्स रखे होते और रैशफुली गाड़ी चलाई होती ड्राइवर ने, तो फिर मैं करियर पे केस करके पैसे वसूल लेता ट्रक वाले से, उन्होंने कहा जी क्या है आपका ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया मेरे गुड्स का, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सेलर की गलती की वजह से हुआ, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, जब जब मैं बायर के ट्रक वाले को गुड्स दूंगा तो हाँ ये बायर को देने बराबर तो है और इससे बायर के रिस्क चालू तो हो जाएगी, लेकिन सेलर भाई साहब अगर आपने ही सेफ्टी से गुड्स नहीं रखे थे तो फिर रिस्क कभी भी ड्यूरिंग ट्रांजिट आपके ही ऊपर आएगी, ठीक है। चलिए थोड़े से रूल और लेते हैं, रूल्स खत्म हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट जो हमारा रूल आ रहा है उसके 13 वाले पॉइंट के ऊपर वाली लाइन भी पढ़ लेना, सी पैसेज से भी अगर भेजा है तो क्या होगा। क्या होता है, सी से जब गुड्स भेजे जाते हैं ना तो इंश्योरेंस करवाना होता है, और इंश्योरेंस करवाना सेलर की जिम्मेदारी, क्योंकि दूसरा बंदा दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का बंदा या इंडिया में इंश्योरेंस कराने थोड़ी आएगा, लेकिन बताओ सेलर ने बिना इंश्योरेंस कराए गुड्स भेज दिए तो गलती किसकी, इसकी रिस्क सेलर, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट और लेते हैं, बायर्स रिस्क फॉर डिट्रॉयरेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, लॉ का वर्ड है, इसको समझ लें। डिट्रॉयरेशन ऑफ गुड्स का होता है मतलब गुड्स की वैल्यू में कमी आना, गुड्स की चीजों मतलब घट जाना, कमी आ जाना, हाँ डेप्रिशिएट हो जाना, कैसे भी बोल सकते हैं, बट डिट्रॉयरेशन का मतलब है कोई ना कोई कमी आई है गुड्स में, ठीक है। लेकिन ये कमी कब आई है, आगे वर्ड पढ़िए, ट्रांजिट में। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे देखिएगा। क्या मैं इसको एक एग्जांपल वाइज अगर ऐसे बोलूं कि जब ट्रक में लोड करके सेलर के यहां से गुड्स निकले थे तब 1000 किलो थे, जब बायर के यहां पहुंचे तो वो 900 किलो रह गए, क्या हो गया, डिट्रॉयरेशन इन गुड्स, बट कहां हुआ, ट्रांजिट में। तो इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बायर कहेगा अरे सर मैं तो 900 के पैसे दूंगा, मेरे पास तो 900 आया है, सेलर कह रहा है अरे भाई साहब मैंने तो 1000 भेजा है, आप कैसे पैसे दे दोगे। तो इस लड़ाई का सेटलमेंट बनाना जरूरी है, तो लॉ ने इसके लिए रूल ही बना दिया कि मतलब इसको आप ऐसे समझना, कुछ गुड्स होते ही ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट में जब डले थे तब उनकी क्वांटिटी अलग थी और जब पहुंचेंगे तब उनकी क्वांटिटी अलग होगी, होते ही हैं। मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा आप इसको रूल वाइज भी समझना और केस स्टडी वाइज भी समझना। पेट्रोल इज अ गुड जिसका नेचर ही ऐसा है कि वो जितना डाला जाएगा उतना कभी पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो पॉइंट समझना, मान लीजिए एचपी के पेट्रोल पंप पे कोटा में पेट्रोल पहुंचना है, कोटा में मतलब एक किसी भी सिटी के अंदर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आना है, तो कहाँ से आएगा, डिपो से, जहाँ से वो गाड़ियाँ भरते हैं। तो मान लीजिए इनका डिपो दिल्ली में है या गुड़गांव में है, तो दिल्ली से एक गाड़ी चलेगी पेट्रोल भर के और उसको 450 किलोमीटर दूर आना है पेट्रोल लेकर के, ठीक है। अब पेट्रोल लेके आप इतना दूर आओगे तो भाई आपको 7-8 घंटे 10 घंटे का टाइम भी लगता है, कहीं रुकना भी है, तो मतलब वो इतने टाइम के लिए उस टैंकर के अंदर वो पेट्रोल भरा हुआ है। लेकिन आपको पता है
पेट्रोल इज अ फ्लेमेबल प्रोडक्ट, प्रॉब्लम है इसके साथ बहुत सारी, तो इसको बहुत डेलिकेटली लाना पड़ता है। तो इसमें ना क्या होता है कि एक थोड़ा सा एयर का भी जगह रखना पड़ता है, वरना कल को हीट से अंदर के अंदर धूप ले रही है और हीट के अंदर की वजह से कुछ ब्लास्टिंग हो जाए, बेटर है कि कुछ थोड़ा सा एयर ऑक्सीजन का आना जाना इसमें लगा रहे, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो दिल्ली से 450 किलोमीटर 10-12 घंटे तक वो पेट्रोल रहेगा और उसमें एक छोटा सा होल है जिसमें से एयर पास हो रही है। तो बताइए पेट्रोल का तो नेचर है उड़ना, ठीक है, आप ढक्कन खोल के रख दोगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने वहां से यहां तक आने में बताइए डिपो से 1000 लीटर पेट्रोल भर के भेजा, तो कोटा के पेट्रोल पंप पे कभी भी 1000 नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें आती है दो प्रॉब्लम। अब जो लॉ ने दो प्रॉब्लम निकाली, देखो जी ये तो लॉ को भी पता है, हमें भी पता है कि उतना पेट्रोल तो कभी नहीं आना, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो सेट करो कि दिल्ली से चल के कोटा तक कितना आना चाहिए। ये आपने इतने सालों में देखा तो होगा। तो मान लीजिए क्या रिजल्ट निकाला, एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड क्या बना कि जो 20 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में और 980 लीटर बचता है, ऐसा देखा गया है पिछले सालों। इट मींस इसका मतलब पक्का हो गया कि 20 लीटर तो खराब होना ही होना है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, याद रूल देखेगा लॉ का, अगर 20 लीटर हर बार खराब होना है तो उसको बोलूंगा मैं नॉर्मल डिट्रोरेशन। ये तो होगा ही होगा, इसको तो ना सेलर रोक सकता ना बायर रोक सकता। तो फिर पहला रूल बनाने जा रहा हूं, अगर 20 लीटर पेट्रोल हर बार खराब होना ही होना है और नॉर्मल डिट्रोरेशन होना है, तो इस 20 लीटर के रिस्क हर बार बायर झेलेगा। नॉर्मल डिट्रोरेशन इज ऑलवेज ऑन बायर, ठीक है। इट मींस बायर भाई साहब आपको तो 1000 यूनिट का पेमेंट करना पड़ेगा, 1000 लीटर का, भले आपके पास 980 आई है, क्योंकि मैंने वहां से इतना ही निकाला था और ये नॉर्मल है और ये हर बार होगा। हर बार होगा तो सर ये बार बार मैं 20 लीटर का नहीं झेलूंगा, आप झेलो, ठीक है। तो 20 लीटर की रिस्क इज ऑलवेज ऑन बायर। लेकिन अब करते हैं कहानी को थोड़ा आगे लेते हैं और सेकंड केस बनाते हैं। फर्स्ट केस तो बन गया हमारा नॉर्मल डिट्रोरेशन। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां से 1000 लीटर निकला लेकिन कोटा में आपकी सिटी में 950 लीटर ही पहुंचा। जब आपने उसको नापा तो वो 950 लीटर ही था। तो अब की बार बाहर बोल रहा है अरे सर ये तो स्टैंडर्ड से गलत है, आपको 980 का स्टैंडर्ड है और 950। तो वहां से फोन आ रहा है अरे सर कभी कभी हो जाता है, लाओ आप तो 1000 के पैसे दो। तो इसका मतलब ये आज हुआ है, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो बताइए इसको, अगर ये 50 लीटर का जो डिट्रोरेशन हुआ है इसको मैं बोलूंगा एबनॉर्मल डिट्रोरेशन। तो पहले वाला नॉर्मल था, ये एबनॉर्मल है। तो अब नया रूल, जब जब इंडिया में एबनॉर्मल डिट्रोरेशन होगा तो इसके रिस्क सेलर झेलेगा। अब लेकिन आंसर को थोड़ा सही कर लें, नॉर्मल की कौन झेलेगा, बायर, एबनॉर्मल की। लेकिन क्वेश्चन का आंसर केस स्टडी आई हुई है, 950 लीटर में से 50 लीटर का डिट्रोरेशन हुआ तो 50 लीटर सेलर नहीं चलेगा, 20 और 30। अरे बात समझ में, क्योंकि 20 तो वैसे भी होना ही था ना भाई, 20 होना था तो 20 तो गया नॉर्मल में और एबनॉर्मल कितना हुआ 30 लीटर। तो यहां बच्चे गलती करके आते हैं कि 50 लीटर को बना दिया उन्होंने एबनॉर्मल और जाके लिख दिया जी ये तो पूरा सेलर देगा, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना, आज मान लीजिए इसी को मैं कर देता कि इस बार कोटा में थर्ड में 920 लीटर पहुंचा, तो मतलब क्या सिचुएशन बनती, 60-20, 80 लीटर कम आया ना, तो 20 तो आना ही था, तो 20 तो बायर भाई साहब आप झेलो और 60 को सेलर झेलेगा। तो रूल फाइनलाइज करते हैं, जब जब ट्रांजिट में गुड्स के अंदर कमी आएगी तो अगर वो नॉर्मल कमी है तो बायर झेलेगा और नॉर्मल के ऊपर जितना भी एबनॉर्मल जाएगा वो सेलर झेलेगा। क्लियर, पढ़ लेते हैं इसको एक लास्ट में। Where the seller agreed to deliver the goods to buyer at the place other than the where they were sold, the merchantability quality of the goods may be affected due to transit. ट्रांजिट में वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड आ रहा है इन सच अ केस रिस्क ऑफ डिट्रोरेशन गुड्स नेसेसरी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना नॉर्मल के लिए, याद रखना ये वर्ड, नेसेसरी इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। इसका मतलब होता है
नेसेसरी इंसिडेंटल मतलब जो होना ही होना है कोर्स ऑफ ट्रांजिट में, तो हमने उसके लिए इजी वर्ड कर दिया नॉर्मल, ठीक है। और उसका रूल आगे आगे देखो, शैल बी बॉर्न बाय, वो कौन झेले, बायर झेलेगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया बायर ने कि सेलर भाई साहब नहीं है तो आप जो झेलोगे, तो फिर सेलर झेलेगा, वरना तो बायर ही झेलेगा, ठीक है। अब इसमें वाइस वर्सा वाला रूल नहीं है, वो आप लिख लेना, ये तो नॉर्मल वाला था, एबनॉर्मल वाला आपको लिखना है। एबनॉर्मल डिटोरेशन हमेशा कौन झेलेगा, सेलर, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आया हुआ है, उस एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूं। यहां पे डिट्रॉयरेशन कैसे हो रहा है, वहां पे हो रहा था पेट्रोल का। अब देखिएगा यहां पे क्या हुआ है, ए ने बी को सोल्ड किया है कुछ क्वांटिटी ऑफ हूप आयरन। हूप आयरन मतलब कच्चा लोहा। तो जब जमीन में से लोहा निकलता है तो वो मटमैला सा और बेकार सा होता है, उसको हमारे यूज के लायक हम बाद में प्रोसेस करके बनाते हैं, ठीक है। तो हूप आयरन यानी कि रॉ आयरन जो है वो हमारे को भेजा है, मतलब कौन भेज रहा है, ए बी को। लेकिन किससे भेज रहा है, कैनाल रूट, सेंड बाय कैनाल एट द रिक्वेस्ट ऑफ बी। बी ने कहा यार इसको कैनाल से भिजवा दो ताकि मेरे पास टाइम पे आ जाएगा, रोड अगर आप यूज करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कैनाल रूट से उसने भिजवाया, तो पॉइंट समझना, कैनाल रूट में आने में, मतलब शिप से आ रहा है, अब शिप से आ रहा है तो टाइम लगेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं। तो 10-15 दिन तक वो हूप आयरन पानी के बीच में रहेगा, तो वेट होगा, वेट होगा तो लोहा तो रस्ट पकड़ेगा, ठीक है। तो लोहे पे जो रस्ट लगेगी, वो रस्ट की वजह से उस लोहे का वेट कम हो जाएगा, रस्ट करके धीरे धीरे हटता जाएगा। तो वहां से आपने 1000 किलो लोहा भेजा था, तो जरूरी नहीं यहाँ पे भी 1000 किलो पहुंचे, क्योंकि उसमें रस्ट निकल चुकी है। तो हो सकता है वो 980 किलो पहुंचा हो या 950 किलो पहुंचा हो। लेकिन अब क्या देखना पड़ेगा कि इस आयरन में से कितना नॉर्मली रस्ट में खत्म हो जाता है, तो वो तो झेलेगा बायर, और अगर जरूरत से ज्यादा हुआ होगा तो झेलेगा, ठीक है। चलिए आज जितने रूल्स हुए हमारे एक बार फटाफट से देख लेते हैं, एक एक वर्ड में बताते चलना, कोई जबरदस्ती नहीं इनको आपको अंदर पढ़ने की, आपको सिर्फ मेन वर्ड आना चाहिए। तो वो तो फिर वो उसके पड़ जाएगा, पूरा उसके पड़ जाएगा। अगर हमने ये बोला ना, ये तो मैं एक केस बना रहा हूं कि अगर ये नॉर्मल होता और ऐसा कुछ ना लिखा गया होता तो सेलर और बायर झेलता, ठीक है। चलिए भाई, पहला डिलीवरी करने की ड्यूटी हमेशा सेलर की, पेमेंट और डिलीवरी एक साथ करना पड़ेगा, मोड ऑफ डिलीवरी 3 होंगे। पार्ट डिलीवरी में 2 बातें देखनी पड़ेगी, पार्ट एज अ पार्ट, पार्ट एज अ होल, ठीक है। पार्ट एज अ पार्ट होगा तो ओनरशिप सिर्फ 20 की ट्रांसफर, पार्ट एज अ होल होगा तो 100 की ट्रांसफर, ठीक है। हमेशा बायर को ही अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, अगर कुछ नहीं बोला है तो। प्लेस ऑफ डिलीवरी या तो डिसाइड कर लो, नहीं डिसाइड करोगे तो वेयर दे वर लाइंग और वेयर दे आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड। टाइम अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो रीजनेबल टाइम। उसके बाद सेकंड केस आता है कि जी आपके थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स कब माने जाए, जब वो एक्नॉलेज कर दे बायर को, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी हमेशा कौन बियर करेगा, सेलर। अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है तो वो 3 तरीके से होगी, शॉर्ट, एक्सेस और मिक्स। शॉर्ट में हो गई तो रिजेक्ट द होल एक्सेप्ट द होल, एक्सेस हो गई तो रिजेक्ट द होल एक्सेप्ट द होल, या ऑर्डर 1 एक्सेप्ट कर लो बाकी का रिजेक्ट कर दो। और मिक्स क्वांटिटी हुई तो रिजेक्ट द होल और या फिर एक्सेप्ट कर लो अपना वाला गुड्स और बाकी रिजेक्ट कर दो। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में ध्यान देना है कि अगर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में कोई ब्रीच हुआ है बीच में बायर और सेलर की वजह से, तो उस ब्रीच का क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पार्ट एज अ पार्ट दी थी या पार्ट एज अ होल दी थी, ठीक है। फिर करियर को गुड्स देना बायर के, इट इज इक्वल टू बायर को देना, तो रिस्क किसकी चालू हो गई, बायर की। लेकिन अगर सेलर ने ही सिक्योरिटी से गुड्स नहीं रखे थे तो फिर सेलर की रहेगी, ठीक है। और इसके बाद बायर रिस्क ऑफ डिट्रोरेशन, जब भी ट्रांजिट के बीच में कुछ गुड्स में डिट्रोरेशन होगा तो वो या तो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल डिट्रोरेशन बायर झेलेगा, एबनॉर्मल सेलर झेलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।